हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिस शीर्षक का नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। करना आपको क्या है, मोबाइल को एकदम रोटेट करके रख लीजिए, ठीक है ना, तिरछी में, और रख करके सामने एक कॉपी लीजिए, एक किताब लीजिए और बैठ जाइए। हम बोलते जाते हैं, समझाते जाते हैं, जो मुख्य पॉइंट होंगे उसको नोट करते चलिए आप लोग। ठीक, चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या क्या है, उनके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, जहां कलम है रख लो वहां, क्या एक सब कलम आ रखल है ना, वहीं पर रखल है। तो आज हम लोग जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या क्या है सुनिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या की परिभाषा क्या है, जनसंख्या का घनत्व और वितरण, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक यानी जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, इनके क्या कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रवृत्ति क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के क्या प्रभाव होते हैं, जनसंख्या संक्रमण के क्या सिद्धांत हैं, जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हैं, और माल्थस के जनसंख्या वृद्धि की रूपरेखा। ये जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, बारी बारी से हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है, देख रहे हैं। चलिए, अब यहाँ की जनसंख्या देखिए कितनी घनी है, इसी के बारे में, जनसंख्या के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या देखिए इसी तरह से छाया हुआ है। यानी हमारे जो कुछ भूगोलवेताओं ने ये दर्शाया है, बताया है कि हमारी विश्व की जनसंख्या कितनी है, इनके बारे में। विश्व जनसंख्या के अर्थ संसार की कुल जनसंख्या, यानी संसार में कितनी जनसंख्या, इसके बारे में। घनत्व, वितरण और वृद्धि के बारे में हम लोग, गला में नहीं है, गिन के दीजिए उतने हने हैं। यदि किसी देश की निवासी जो होती है वो वास्तविक धन होते हैं, यानी जनसंख्या जो होता है ना, वह किसी देश का वास्तविक धन होता है। यानी जितनी जनसंख्या ज्यादा होगी, वो देश का उतना ही ज्यादा करके क्या होते हैं, व्यापार का साधन बढ़ता है, उतने ही देश की मतलब समृद्धि बढ़ती है। अब कहेगा सर कि जनसंख्या ज्यादा से, हाँ देखिए, हमारी भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत क्या है, एक बहुत बड़ा बाजार है। समझ लो ऐसे कि मान लो अगर आपके पास, आपके गांव में बहुत कम जनसंख्या हो, तो फिर आपके आसपास में कोई ऐसी बड़ी जो दुकानें या चौक चौराहा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहां जनसंख्या ही नहीं है। और जहां जनसंख्या है तो वहां पर बहुत बड़ी दुकानें होगी, बहुत बड़ा चौक बाजार होगा, वहां रोजगार के अवसर होंगे। यानी जनसंख्या भी एक प्रकार का क्या है, बाजार है। तो जनसंख्या बाजार है, अर्थात वहां पर अवसर है। तो यही कह रहा है कि किसी देश की जो निवासी है वो वास्तविक देश का क्या है, धन है। इसी तरह से यदि यही लोग वास्तविक संसाधन हैं, जो देश के अन्य संसाधन का उपयोग करते हैं, उनकी नीतियों का निर्धारण करते हैं। यानी कि जो देश की जनसंख्या है ना, वो वास्तव में एक संसाधन का उपयोग करता है। अगर मान लीजिए जनसंख्या ही ना रहे तो संसाधन का उपयोग कौन करेगा। जैसे हमने अभी आपको एक उदाहरण से समझाया कि मानिए कि अगर आपके गांव में कोई जनसंख्या ना हो और आप कपड़े की दुकान खोल दें, बहुत कम जनसंख्या हो, तो क्या आपकी दुकानें चलेगी, नहीं चल पाएगी। किराना की दुकानें चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपके पास जनसंख्या कम है, यानी कम बाजार ही कम है। तो जो देश की जनसंख्या है ना, वो वास्तव में क्या है, वास्तविक संसाधन है, और देश के जो अन्य संसाधन है उनके उपयोग करता होते हैं हुए। अंततः एक देश की पहचान देश की जनता है। अर्थात इसका मतलब कुल क्या समझे आप, कि जो देश की जनता है ना, वास्तव में देश का क्या है, पहचान है। जिस देश की जनसंख्या ज्यादा है वो देश की पहचान भी ज्यादा है। ठीक, चलिए आगे हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। यानी कुछ हमारे भूगोलवेताओं थे जिन्होंने पूरे विश्व की जनसंख्या की गणना की। तो गणना करने के बाद एक आंकड़ा प्रस्तुत हुआ कि कितना हमारा है विश्व की जनसंख्या, 600 करोड़, यानी 6 अरब से ज्यादा। यानी तकरीबन हम लोग अब 7 अरब के करीब पहुंचने वाले हैं।
अब समझ गए? तो कहने का अर्थ है कि 600 करोड़ से ज्यादा आबादी दर्ज की गई। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर जनगणना हम लोग क्यों करते हैं? देखिए, जनगणना करने के पीछे भी एक रीजन होता है। जनगणना से क्या होती है कि देश में सरकार की नीति निर्धारण की जाती है कि हमारी जनसंख्या कैसे नीति निर्धारण होगा ताकि सब लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। जैसे मान लीजिए भारत की जनगणना की जाए। अब भारत की जनगणना में हम देख रहे हैं कि जो हमारी उत्तर प्रदेश है, हमारी बिहार है और हमारी जो पश्चिम बंगाल है, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक उसी तरह से अगर दूसरे प्रदेश में चले जाएं, जहां जम्मू कश्मीर ले लीजिए, जैसे उत्तराखंड राज्य ले लीजिए, वहां की जनसंख्या बहुत ही कम है। अगर सरकार सभी राज्यों को अगर दे रही है सुविधाएं, तो बिहार को उसको ज्यादा देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब ज्यादा देगी तभी तो हम लोगों को मिल पाएगा, सब लोगों को मिल पाएगा। और जितना जम्मू कश्मीर को मिलेगा उतनी ही बिहार को मिले, तो फिर समान वितरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास आबादी ज्यादा है। तो जनगणना करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जनगणना करने से यह पता चलता है कि कहाँ की आबादी कितनी है, और सरकार उस तरह से नीति का निर्धारण करती है कि उस क्षेत्र में ज्यादा सुविधा देना पड़ेगा। क्लियर? तो आप लोग समझ गए होंगे कि जनगणना करने के पीछे क्या कारण होता है, क्या रीजन होता है, क्यों जनसंख्या की जनगणना की जाती है। चलते हैं, एक जो हमारे भूगोलवेता थे जिनका नाम था जॉर्ज ब्रिकेसी नामक भूगोलवेता, उन्होंने विश्व जनसंख्या को असमान रूप से वितरित पाया। माने उन्होंने पाया कि हमारी विश्व की जो जनसंख्या है वो असमान रूप से वितरण है। अब असमान क्या? तो उन्होंने कहा कि कहीं जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो कहीं जनसंख्या बहुत ही कम है। यानी कहने का अर्थ है कि जनसंख्या का जो वितरण है वो बिल्कुल असमान है। उन्होंने कहा कि एशिया में जनसंख्या के संबंध में उन्होंने बताया कि अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। आपने क्या समझा? फिर समझिएगा। उन्होंने क्या कहा कि विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है बिल्कुल असमान है। कुछ ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या बहुत ही कम है, कुछ ऐसे जगह हैं जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो उस पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कम से कुछ यानी अधिक से अधिक जनसंख्या कम देशों में निवास करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या कम जगह पर निवास करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जगह पर कम जनसंख्या निवास करते हैं। उल्टा समझिए, जैसे मान लीजिए एक बहुत देश है तो यहाँ पर कम लोग रह रहे हैं, कम देश है तो वहां पर ज्यादा लोग रह रहे हैं। समझ में आई बातें? चलिए, तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। नहीं समझते हैं तो आगे चलते हैं, इसको और हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए उन्होंने क्या कहा, समझाया हमें कि पृथ्वी का जो 10% भूभाग है उसी पर 90% लोग रह रहे हैं। 10% भूभाग पर मात्र कितना है? 90%। और 90% भूभाग पर 10% लोग ही निवास करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? यानी कि पूरे दुनिया में जितनी जमीन है, भूमि है, उसके मात्र 10% भूभाग पर 90% लोग निवास करते हैं। बाकी बच जाता है 90% भूमि, उसमें कितने निवास करते हैं? मात्र 10% लोग निवास करते हैं। यानी कहीं कहीं पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बसा हुआ है और कहीं कहीं पर जनसंख्या बहुत कम बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसी को और हम लोग समझते हैं दूसरे तरीके में। देखिए विश्व में लगभग 198 देश है। कितने देश हैं? 198 देश हैं, जिनमें मात्र 10 देश ऐसे हैं जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और बाकी जितने देश बच गए उधर कितना? 188 देश में बहुत कम कम लोग निवास करते हैं। 10 देश में ही ज्यादा निवास करते हैं। यानी पूरे जनसंख्या का, पूरे विश्व का लगभग 90% आबादी समझिए तो इस 10 देश में ही निवास कर जाते हैं। अब देखिए एक उदाहरण तौर पर लीजिए कि पूरे देश में 198 देश, चलिए बहुत अच्छी बात, 198 देश, आबादी कितनी? 7 अरब। 7 अरब। अब देखिए चीन में लीजिए तो 1.5 अरब, भारत में भी लीजिए तो 1.5 अरब, लगभग दोनों मिला के तो 3 अरब तो दो ये देश में हो गया। मात्र 2 देश में ही 3 अरब हो गया। बाकी अन्य देश को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, तो अब कितने बच गए? 4 अरब जनसंख्या, और देश कितने बच गए उधर? इसके अलावे और सारे सघन वाले देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सारे देश को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो लगभग
लगभग बता रहे हैं आपको, 90% आबादी इन्हीं देशों में निवास कर जाती है। बाकी बाकी जो 10% है वो उधर देशों में, 188 देशों में रहते हैं। यानी आपने क्या समझा, कुल कि कुल विश्व के 10 देशों में ही सबसे ज्यादा संख्या निवास करती है, बाकी देशों में बहुत कम कम जनसंख्या निवास करती है। क्लियर? तो आप लोग समझ गए कि हमारी जनसंख्या क्या है। तो हमने दो बातें अभी तक पढ़ाया कि जनसंख्या क्या है। तो पूरे वर्ल्ड की जो आबादी है, लोगों की जो पॉपुलेशन है, वो जनसंख्या है। और फिर आपने देखा कि जनसंख्या की गणना हम लोग क्यों करते हैं, तो सरकार के नीति के निर्धारण के लिए। सरकार अपनी नीति बनाती है, तो नीति का निर्धारण कैसे करेगी, तो वहां की जनसंख्या को देखकर, जितनी जनसंख्या होती है उसके हिसाब से नीति बनाती है। ठीक है, तो हमने अभी तक दो बातें पढ़ा। तीसरी बात हमने पढ़ा कि जनसंख्या का वितरण। एक हमारे भूगोलवेत्ता थे जिनका क्या नाम था, जॉर्ज ब्रेकेसी साहब। उन्होंने क्या कहा था, जॉर्ज ब्रेकेसी साहब थे, उन्होंने क्या कहा था कि अधिक स्थानों पर कम लोग निवास करते हैं और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। और उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया कि विश्व के 10% देशों में 90% आबादी निवास करती है और 90% भूभाग पर मात्र 10% आबादी निवास करती है। एक फिर उन्होंने उसी पर एक आंकड़ा दिया कि विश्व के कुल 10 देशों में सबसे ज्यादा निवास करते हैं और उनमें से जो 6 देश ऐसे हैं जो एशिया महादेश में हैं। अब देखिए, अब आपके सामने एक सामने नई बात आ गई। क्या नई बात आई कि विश्व में सघन आबादी वाला, माने घनत्व अधिक देश वाला जो है, उसमें कितने हैं, 10 देश ऐसे हैं जहां आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन उनमें से 6 देश ऐसे हैं जो एशिया महादेश में हैं। 6 देश ऐसे हैं जो एशिया महादेश में हैं। और इनमें से कौन कौन है, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा अगर विश्व की जनसंख्या की बात करेंगे तो चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। क्लियर? जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नंबर 1 स्थान पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन एक मैं बता दूं आपको लेटेस्ट वर्जन में कि अभी अभी जनगणना हुई है, तो इससे एक मतलब बहुत सारे न्यूज या अन्य प्रकार के चैनलों में आ गया है कि विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से भारत नंबर 1 स्थान पर है। तो हमें वो अपडेट नहीं लिखना है, क्योंकि हमारी किताबें जो है ना वो नहीं बता रही है, क्योंकि हमें परीक्षा किताब की दृष्टि से देना है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, तो चीन ही लिखेंगे, क्योंकि किताब चीन ही कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश, तो चीन देंगे। ठीक है, चलिए आगे ग्राफ से भी देख लीजिएगा, ग्राफ रखे हुए हैं आपके लिए। और प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अगर देखें तो सबसे नंबर 1 पर आता है बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर आता है भारत। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की बात करेंगे, तो नंबर 1 पर कौन आता है, बांग्लादेश। अब आपके सामने में आता होगा कि सर ये प्रति वर्ग किलोमीटर क्या हुआ, तो आगे हम समझाते हैं। फिलहाल चले, नए अपडेट के अनुसार भारत में पहले नंबर पर आ गया है, लेकिन किताब के अनुसार उत्तर देना हमको क्या है, चीन। चलते हैं अब जनसंख्या घनत्व की बात देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे जनसंख्या घनत्व के बारे में कि भाई जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जनसंख्या घनत्व क्या है, तो इसका मतलब क्या समझ रहा है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, ये कहलाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब ये बात अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग होती है, लेकिन अगर पूरे विश्व का अगर निकाला जाए तो वो अलग अलग हो जाती है। जैसे एक उदाहरण हम बताते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये पूरा हमारा एरिया है जिसका वर्ग किलोमीटर कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर, और हमारी आबादी कितनी है, मान लीजिए 1000 ही है। ठीक है, तो 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी आबादी रह रही है, तो काट दीजिए, 0 0 0 0 काट दीजिए, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहे हैं, 10। ये आबादी ऊपर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 1000 आबादी है और 100 वर्ग किलोमीटर है, तो ऐसे काट दीजिए, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, 10 लोग निवास कर रहे हैं। तो यही हो गया प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी आबादी निवास करती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व है। फिर इसको समझिएगा। अब चलिए आप शहर में छोटा जगह है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। जनसंख्या यानी 1 किलोमीटर में अगर गिनती किया जाए तो बहुत ज्यादा लोग निवास करेंगे, तो शहर का घनत्व ज्यादा है। इसी तरह से अगर गांव की बात करें तो कुछ ऐसे गांव आपको मिलेंगे जहां बहुत ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व वहां ज्यादा है।
लेकिन कुछ ऐसे भी गांव मिलेंगे जहां बहुत कम निवास करती है। तो क्षेत्रफल ज्यादा है और लोग कम है, तो जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत ही कम है। जैसे फिर उसको और समझिए उदाहरण के तौर पर। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप शहर गए हैं, शहर, और शहर में 1 लाख जनसंख्या है। एक शहर में कितनी जनसंख्या? 1 लाख। और वर्ग किलोमीटर कितना है? मान लीजिए 5 वर्ग किलोमीटर है। 5 वर्ग किलोमीटर जगह है। काट दीजिए, 5 दुनिया 10, ऊपर 4 को 0, यानी वहां प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी निवास करती है? तो 20,000 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। ठीक दूसरी बात ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा गांव जहां पर ज्यादा सुविधाएं हैं, तो ज्यादा लोग रह रही है। तो मान लीजिए वहां जनसंख्या कितनी है? 10,000, और वर्ग किलोमीटर कितना है? 2 रखिए। तो इसको काट दीजिए, या 5 रखिए ना, 5। इसको क्या रखते हैं हम लोग? 5 ही रखते हैं। तब 5 तक काट दीजिए, तब 5 दूना 10। यहाँ कितनी निवास कर रही है? 1 वर्ग किलोमीटर में 2,000 लोग। लेकिन कोई ऐसा गांव है जहां जनसंख्या मात्र 2,000 है, वर्ग किलोमीटर कितना है? 5 ही है। काट दीजिए, तो ये कितना है? 400। माने 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रह रहे हैं? 400। तो आप समझ रहे हैं ना कि हर जगह की अलग अलग होती है। जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां जनसंख्या घनत्व जो होगी वो बहुत ज्यादा, कम जगह में ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं, तो शहर में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होती है, गांव में जनसंख्या घनत्व कम होती है। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं आपको जनसंख्या घनत्व समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो कैसे लिखेंगे? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी आबादी निवास करती है, यह क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व है। चलिए, हमने एक आंकड़ा रखा है आपके लिए, और इस आंकड़ों को पढ़िए तो आपको कुल समझ में आ जाएगी कि देखिए सबसे नंबर 1 पर क्या है? चीन है। ये क्या लिखा हुआ है? चीन है, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है। ठीक है, आबादी इनकी क्या है? सबसे ज्यादा है। और प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत कम लोग, 14.49 लिखा हुआ है, यानी बहुत कम लोग वहां निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। उसी तरह से दूसरे नंबर पर भारत है, इनकी प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत कम लोग निवास करते हैं, यानी लगभग 350 लोग यहाँ निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से इंडोनेशिया है, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर कम लोग निवास करते हैं, ये तीसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से आते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे करके सब देश है। ठीक है ना, तो नंबर 1 स्थान पर कौन आता है? चीन आता है। और जनसंख्या घनत्व की अगर दृष्टि से देखिएगा तो नंबर 1 स्थान पर कौन आएगा? भारत आएंगे, सॉरी ये बांग्लादेश। जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से बांग्लादेश, और जनसंख्या की दृष्टि से केवल अगर देखेंगे तो चीन। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको 2 बातें समझ में आ गई, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या के कुल आबादी कितनी है इसके बारे में। अब आगे चलेंगे हम लोग, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम लोग पढ़ रहे थे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं जनसंख्या बहुत ही कम होती है। तो इसके पीछे क्या रीजन होते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, चलते हैं देखते हैं बारी बारी से। देखिए, कहीं जनसंख्या कम निवास करती है या ज्यादा निवास करती है, इसके पीछे कई कारण होते हैं। और नंबर 1 कारण है, याद रखेंगे, भौगोलिक कारण। दूसरा कारण है आर्थिक कारण, और तीसरा है सामाजिक कारण। जनसंख्या वितरण में कहीं ज्यादा और कहीं कम है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके याद रखेंगे 3 कारण। कौन कौन? भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक। चलिए, अब भौगोलिक कारक में कौन कौन से आएंगे तो याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको ऐसे पूछेगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो आप तीनों लिखिएगा बारी बारी से। क्या क्या लिखेंगे? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो लिखेंगे भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक, तीनों को डिटेल्स में लिखिएगा। लेकिन सीधे अगर कहीं आपसे ऐसे पूछ दे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण क्या है, तो केवल आप यहां ये लिखेंगे। अगर आर्थिक कारण पूछ दिया तो ये लिखेंगे, सांस्कृतिक कारण तब अलग लिखेंगे। लेकिन अगर सीधे पूछ दिया तो तीनों लिखना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं बारी बारी से सबके बारे में हम लोग कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से भौगोलिक कारण। पहला है जल की उपलब्धता। अब जनसंख्या वहीं ज्यादा निवास करती है जहां जल ज्यादा होती है। जनसंख्या वहीं ज्यादा निवास करती है जहां जल की आसानी से उपलब्धता होती है, मानिए लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहां पर जल होती है। अब आप इतिहास उल्टाइए, आप 4 जो हमारी सभ्यता संस्कृति थी,
जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता, ददला फुरात की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब इन चारों सभ्यता को देखिए कहां बसी हुई थी, तो बड़े बड़े नदियों के किनारे बसी हुई थी। चलिए दूसरा, अब बड़े बड़े शहरों को लीजिए, दिल्ली लीजिए, कोलकाता लीजिए, चेन्नई यानी मद्रास लीजिए और मुंबई लीजिए। इतना ही नहीं, और बड़े शहर अपने बिहार का पटना लीजिए, भागलपुर लीजिए। इसी तरह से और सारे जो शहर आपको नजर में आ रहे हैं, वो देखेंगे कि अधिकांश शहर, अधिकांश की 99% शहर एकदम नदियों के किनारे बसा हुआ है। अब इसका मतलब क्या समझे, कि वहां जल की उपलब्धता ज्यादा है, इसीलिए वो वहां पर बसी हुई है। ठीक है, यानी अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है, जहां जल उपलब्ध हो। अब कहिएगा कि उस लोग तो ऐसे भी हैं जो लगभग 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पानी से ला करके तब अपना काम कर रहे हैं। देखिए वो रह रहे हैं, बहुत रेयर केस रह रहे हैं, वहां पर आबादी बहुत कम होगी। अगर वहां पानी की उपलब्धता नहीं है तो वहां पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि वहां पर जनसंख्या बहुत ही कम है। यानी कि जहां जल है वहीं जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। क्लियर। तो पहला जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ना जल बहुत महत्व रखती है। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे अपने पीने के लिए हो, कपड़ा धोना हो, खेतों की सिंचाइयां हो, अपने पशुओं को पिलाना हो, इन सारे कार्यों में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। तो जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है, अर्थात जल की उपलब्धता जनसंख्या को आकर्षित करती। क्लियर। चलिए दूसरा नंबर है भू आकृति, यानी कि जहां की भूमि आकृति समतल होगी, जहां की भू आकृति समतल होगी, जहां पर खेती बाड़ी आसान होगा, वहां पर लोग ज्यादा निवास करते हैं। ये जो पठारी क्षेत्र है या यूं जो स्थान पहाड़ी है, वहां जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है। यानी जो पठारी है और पहाड़ी है वह जनसंख्या कम निवास करती है। इसके पीछे क्या कारण है भाई, देखिए अब हम लोग जहां रहते हैं, हमें चाहिए खेती, खाने के लिए क्या चाहिए, कृषि। और कृषि उपलब्ध वहीं होती है जहां समतल मैदान हो, मिट्टी मुलायम हो। सड़क बनानी हो तो सड़क बनाना कहाँ आसान होता है, मैदानी क्षेत्रों में। पहाड़ पर सड़क बनाना क्या होता है, कठिन होता है। तो इसीलिए आबादी ज्यादा कहाँ रहती है, मैदानी क्षेत्र में। अब आप भारत का मानचित्र लीजिए, भारत के मानचित्र को उल्टाइए, देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, ये सब जो क्षेत्र हैं, ये सब क्या है, एकदम बिल्कुल समतल मैदान। यानी कि गंगा के जो ये मैदान है ना, समतल मैदान, यहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। अब पहाड़ी क्षेत्र ले लीजिए या पठारी क्षेत्र ले लीजिए, जैसे झारखंड, अब पठारी क्षेत्र है तो वहां देखिए जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। आप उत्तराखंड लीजिए, जम्मू कश्मीर लीजिए, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश लीजिए, ये सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां जनसंख्या कम निवास करती है। इसका मतलब क्या समझे, कि हमारी भू आकृति जहां समतल भूमि हो, जहां पर ज्यादा लोग निवास करेंगे, और जहां पर पठारी हो या पर्वतीय हो, वहां जनसंख्या कम निवास करती है। क्लियर। तो दो बातें आपने समझ गया, कौन कौन, एक जल की उपलब्धता और दूसरी भू आकृति। तीसरा हमारी है मिट्टी, यानी कि जहां की मिट्टी अगर समतल भूमि ही है, लेकिन मिट्टी अगर अधिक उपजाऊ है तो वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। वहां की मिट्टी अगर मुलायम हो, जो हर मायने में अच्छी रखती हो, तो वहां भी जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। और जहां मिट्टी अगर अच्छी नहीं हो, वहां भी जनसंख्या कम निवास करती है। जैसे आप चले जाएं दक्षिण भारत में, चले जाइए, वहां पर मिट्टी है, लेकिन हम उत्तर बिहार जैसी और क्या कहते हैं उत्तर भारत जैसी जनसंख्या मिट्टी वहां नहीं है, इसलिए वहां आबादी कम है। यानी कहने का अर्थ है कि मिट्टी भी हमारी जनसंख्या को क्या करती है, आकर्षित करती है। कि जहां मिट्टी अच्छी रहेगी वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, और जहां मिट्टी कम होगी जनसंख्या वहां कम निवास करेगी। आशा करते हैं इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग जलवायु। जलवायु क्या है, कि जहां का मौसम न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडा हो, वहां पर आबादी एकदम ज्यादा निवास करेगी। लेकिन जहां पर अगर ज्यादा ठंड हो, साल में ज्यादा समय तक ठंडा रहता हो, तो वहां आबादी फिर भी कम रहती है। जहां या ज्यादा गर्मी रहती हो तो वहां भी आबादी कम रहती है। जैसे आप ले चलिए अन्य कहीं उदाहरण लीजिए, कि जो सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, गर्मी वाला क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम रहती है। और जहां ठंडा प्रदेश है, आर्कटिक चले जाइए, तो वहां पर देखिए बहुत ही जनसंख्या नहीं के बराबर है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि श्वेत महाद्वीप, यानी इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका पर जाइए, एक भी आबादी रहती है क्या, नहीं रहती है। क्यों, क्योंकि वहां बर्फ है, ठंडा प्रदेश है, जलवायु हमारे अनुकूल नहीं है, तो वहां नहीं रहते हैं।
अब जो ठंड प्रदेश में लोग रहते हैं वो भाग करके कहाँ रहे हैं, मैदान की ओर आ रहे हैं जहां उनको अनुकूल जलवायु है, क्योंकि उस जलवायु में ना उनका संतुलन नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए वो वहां से छोड़ करके, देखिए कुछ लोग वहां निवास कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरियां हैं जो रह रहे हैं, तो लेकिन फिर भी वहां से लोग कहाँ रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, उसका पीछे कारण है जलवायु। यानी हमारे लिए जो अनुकूल जलवायु अगर रहेगी तो हम लोग वहां पर ज्यादा निवास करते हैं, जहां अनुकूल जलवायु नहीं है वहां पर हम लोग कम निवास करते हैं। चलिए, तो आपने अभी तक देखा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन आते हैं, भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलते हैं आगे। दूसरा हमारा है आर्थिक कारण। क्या हमारा आर्थिक कारण, यानी हमारी जो जनसंख्या को प्रभावित करती है वो खनिज, यानी जिस प्रदेश में खनिज की उपलब्धता ज्यादा है, जहां पर मतलब धरती में खनिज ज्यादा है, वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, वहां पर धीरे धीरे आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, क्योंकि आज से काफी पहले की बात अगर करेंगे हम लोग, तो जो हमारी छोटा नागपुर की पठारी क्षेत्र है यानी झारखंड, वहां पर आबादी बहुत ही कम थी, आबादी बहुत ही कम थी। लेकिन जब वहां खनिज का खोज हुआ, वहां कोयला मिला, तांबा मिला, लोहा मिला, तो वहां पर बहुत सारे उद्योग लगे, और ऐसी स्थिति में इन खनिज के कारण, खनिज के कारण धीरे धीरे बाहर से लोग वहां पर जाकर के रोजगार के उद्देश्य से बसना शुरू कर दिए, और वहां की आबादी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि आपने जो देखा, खनिज जो है वह हमारी जनसंख्या को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले दूसरे कारण में क्या है, खनिज। खनिज जहां ज्यादा है वहां पर लोग ज्यादा निवास करते हैं, और इसके पीछे क्या कारण है कि खनिज उत्पन्न करने में उनको रोजगार मिल जाता है, और रोजगार के कारण वो वहां जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। दूसरा है शहरीकरण। जहां शहरीकरण है वहां जनसंख्या ज्यादा है। अब गांव की अपेक्षा शहर की बात अगर करके देखिए तो आपको यह पता चल जाएगा कि कहां पर जनसंख्या ज्यादा है। आपको लगेगा कि शहर की जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। चाहे कुछ भी हो, कोई कारण से भी हो, हम लोग कहां जा रहे हैं, शहर की ओर। बच्चों को उच्च शिक्षा की जरूरत है तो शहर की ओर, उच्च चिकित्सा व्यवस्था शहर की ओर, यातायात की सुविधाएं शहर की ओर। नहीं, अगर मान लीजिए हम लोगों को बराबर, मान लीजिए हम गांव में रहते हैं, अब हमें क्या करना है कि हमें बराबर यात्रा करनी होती है, कभी दिल्ली जाना होता है, कभी मान लीजिए हमें कलकत्ता के किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, और कंपनी हमें क्या कर रही है, पूरे भारत में हमको बराबर भेजती रहती है। अब हम जब ट्रेन से उतरते हैं, तो ट्रेन से उतरने के बाद गांव आने तक की यातायात की व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण हम नहीं पहुंच पाते हैं गांव, क्योंकि 20-25 किलोमीटर दूर हम लोग रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में कैसे हम रहेंगे, तो हमने क्या किया, हमने एक डेरा ले लिया, कहाँ, शहर में ले लिया। अब मान लीजिए हम वहां शहर में 5 दिन 7 दिन रहते हैं, फिर हमारी कंपनी की बुलाहट होती है कि आप देहरादून आइए, तो हम वहां से ट्रेन पकड़ते हैं, देहरादून चले जाते हैं, फिर लौटते हैं, देर रात भी लौटते हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं होती है कि हम अब ट्रेन से उतरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारी डेरा वहां है, हम वहीं रह लेंगे। इस कारण से भी हम वहां रह रहे हैं। नहीं, मान लीजिए हमें बच्चों की उचित शिक्षा देनी है, और बच्चे को हम लोग भेजते हैं शहर की तरफ, तो हम लोग स्वपरिवार भी वहां शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, किसी कारण से लोग गांव में रह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा लोग हम लोग कहाँ रह रहे हैं, शहर में। तो शहरीकरण जो है ना, वो क्या करती है, लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि वहां उच्च व्यवस्था है। कौन कौन, चिकित्सा व्यवस्था, व्यापार की सुविधाएं, यातायात की सुविधाएं, चिकित्सा व्यवस्था, है ना। तो अब अगर गौर करके देखिएगा, तो गांव में रह गया केवल बुढ़ा बुढ़ा लोग सब, ठीक है ना। गांव में कौन रह गया, बूढ़ा लोगों की संख्या गांव में ज्यादा है, और शहर में युवाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि गांव के जो युवा हैं काम के उद्देश्य से कहां जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं। शहर में बूढ़े लोगों की संख्या कम है। जो लोग युवा थे वो काम करने के लिए अगर गए थे शहर, तो वहां पर से अब वो क्या हो गए हैं, रिटर्न हो गए हैं, और गांव आ गए हैं, क्योंकि गांव में अब उनकी हो गई स्थायी, और इनके बच्चे अब चल गए शहर। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गांव में क्या हो गए हैं, संख्या शहर की ओर जा रही। अगला है औद्योगिकरण। मानी जब औद्योगिकरण होती है तो जनसंख्या को वो क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि जहां पर जनसंख्या शहरीकरण है, तो शहर के कारण और उद्योग के कारण लोग क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं काम करने के उद्देश्य से, क्योंकि वहां रोजगार के अवसर है, और रोजगार के अवसर के लिए वो वहां से निकलते हैं और चले जाते हैं कहाँ, उद्योग में, और वहीं काम करते हैं, धीरे धीरे वहीं बस जाते हैं, क्योंकि यातायात की सुविधा है। लेकिन फिर भी लोग गांव से कहाँ जा रहे हैं, शहर की ओर। तो आपने क्या देखा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन, तो एक भौतिक कारक और दूसरा यानी भौगोलिक कारक, और दूसरा अपने आर्थिक कारक।
तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए जहां पर सामाजिक लोग, शांति है, सद्भावना है, आपसी दंगा नहीं होती है, तो वहां पर लोग ज्यादा निवास करते हैं। लेकिन जहां पर आपसी झगड़ा होते रहे, दंगा होते रहे, तो लोग, क्योंकि व्यक्ति जो है ना, वो हर कोई शांति अमन चाहता है, और जहां पर जातीयता झगड़ा हो, धार्मिक झगड़ा हो, तो लोग क्या करते हैं, अपनी जगह को बदल लेते हैं और एक जगह से क्या हो जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। तो जिसके कारण भी वहां पर प्रभावित करती है। जैसे अब एक उदाहरण लीजिए कि पाकिस्तान की बात करिए। पाकिस्तान एक देश है जहां पर क्या है, धार्मिक उन्माद ज्यादा होती है। तो वहां पर जो अमन शांति वाले लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि हम दूसरे देश चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में ना जातीय ये धार्मिक उन्माद जो है वो ज्यादा हो रही है। या मान लीजिए आपके ही गांव में लीजिए, आपके गांव में कुछ धार्मिक लोग हैं, वो आपको बराबर तंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। या हमारे हमारे गांव में भी हमने देखा कि कुछ ऐसे गांव हैं, जो मान लीजिए आसपास के गांव में, वहां पर निम्न जाति के लोगों को तंग किया जाता था, तो वो लोग यहाँ से छोड़ करके चले आए हैं, हमारे गांव में आकर बस गए हैं। हमारे गांव में ऐसा हुआ है, हमने देखा है कि हमारे बगल में एक हजाम है, वो अपने घर द्वार को छोड़ दिए, वहां जमीन को छोड़ दिए। वहां छोटी सी उनकी घर थी, जमीन थी, लेकिन वहां पर उनको तंग करता था सब जाति के लोग। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोग थे जो उपद्रवी थे, जो बराबर तंग करते थे इनको, इनके घर में घुस जाता था, इनको मारा पिटा करता था, फिर भी ज्यादा क्या कहते हैं उसको, न्यायालय में देने के बाद भी ये तंग करता था। तो ये लोग देखे कि भाई अब हमारी जान बचना मुश्किल है, तो उन्होंने अपनी इज्जत जान बचाने के लिए वो घर को छोड़ करके वहां से भाग आए। हमारे यहाँ यहाँ रिश्तेदार थे, यहाँ आकर के कुछ दिन रहे रिश्तेदारों के यहाँ, फिर जमीन खरीद करके यहाँ घर बना लिए। तो आपने क्या देखा, इसके पीछे क्या कारण है, कि ये जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो है, ये उन्माद के कारण लोग झगड़ा करते हैं, दंगा होता है, जिसके कारण भी लोग एक जगह से दूसरे जगह छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए अभी तक, यहां तक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे चलेंगे हम लोग। कभी कभी ऐसा भी मिलती है कि सरकार लोगों को कम आबादी वाले इलाके में जाने या भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर जाने की सलाह देते हैं। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम आबादी है, बिल्कुल खाली जगह है, तो सरकार आदेश देती है या सरकार सुविधा मुहैया कराती है कि तुम उन जगहों पर जाकर के बसो, और सरकार उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं देती है। या जो भीड़ भाड़ इलाका है उसमें बसने के लिए वो नहीं कहती है। जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, जब हमारी अटल जी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था, दिल्ली की एक जगह शहर है नोएडा, यानी वहां बहुत औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां पर बहुत सारी आबादी बढ़ने लगी। अब कठिनाइयां वहां पर होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, वहां के लोगों को उठा करके दूसरे दूसरे जगह, या उद्योग को उठा करके दूसरे दूसरे शहर में भेजना शुरू कर दिया। भेजना शुरू किया तो वहां पर क्या हो गया कि जगह खाली हो गया। तो उद्योग हटने के कारण जगह खाली हुआ, और जहां जहां उद्योग लगा, जो खाली जगह था, वहां पर लोग जाकर के बसने लगे। तो इस तरह से सरकार ये सुविधा करती है कि भीड़ भाड़ इलाके में वह बसने के लिए नहीं कहती है। जैसे मान लीजिए आप अपने शहर में ही जाइए, अपने शहर में देखिए कचहरी जो रोड है, बहुत भीड़ भरी जगह है, बहुत भीड़ भरी। तो हम चार पांच मित्रों ने एक दिन बैठ करके हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि इस भीड़ से कैसे निजात पाया जाए। तो हम लोगों ने अंतिम निष्कर्ष क्या निकला, कि इस भीड़ से निजात तब पाया जाता है कि जब यहां से कचहरी को हटा करके किसी अन्य जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाए, जो आसपास के इलाके हैं। यानी आसपास का जो लगभग 2-3-4 किलोमीटर के दायरे के बाद जो खाली जगह है, अगर सरकार इस कचहरी को वहां शिफ्ट कर देती है, तो यहाँ की अधिकांश आबादी क्या होने लगेगी, काम के उद्देश्य से उधर जाएगी, तो आबादी उधर बसने भी लगेगी, और धीरे धीरे जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो भीड़ भाड़ से बचने का, तो ये कम करती है, सरकार करती है। देखे होंगे आप, वो बस स्टैंड दूर कर देती है। जैसे पटना में आप देखिए, पटना बस स्टैंड को क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। हवाई अड्डा को भी दूर करने का योजना बनाया जा रहा है कि बिहटा में उसको हवाई अड्डा ले जाया जाए। ठीक है ना, जैसे दरभंगा में हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि वो क्या करती है कि जो भीड़ भाड़ वाली इलाका है उसको वहां से शिफ्ट कर देती है, हटा देती है, और खाली जगहों पर लोगों को बैठने की सलाह देती है। आगे है जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन। अब जनसंख्या आखिर एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, यानी वृद्धि और परिवर्तन, यानी जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि जनसंख्या एक जगह से दूसरे जगह जाने के पीछे क्या कारण है। तो हमने देखा कि भाई इसके पीछे कारण और भी हो सकते हैं, वो हम लोग आज नहीं कल देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आज के लिए इतने ही रखेंगे। तो आपने अभी तक क्या समझा, जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या है,
विश्व में जनसंख्या किस अनुपात में बसी हुई है कि 10% भूभाग पर 90%, 90% भूभाग पर मात्र 10%। और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिसमें भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और इसके बाद सरकार की कुछ नीतियों को हमने देखा। कल हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। छोटा छोटा पार्ट रहेगा तो समझने में सुविधा रहेगी। ठीक।